सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। कोनिचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। अब तक इस कोर्स में हमने जिन विषयों की चर्चा की वे हैं जापानी भाषा की भूमिका और उसका सामान्य परिचय, जापानी वर्णमाला और लिपियों का परिचय, और हिरागाना वर्णमाला जिसमें हमने हिरागाना के वर्णों को लिखा और उसके जो स्ट्रोक ऑर्डर हैं उनके बारे में जाना, और हिरागाना शब्दों के माध्यम से उच्चारण का अभ्यास किया। आज के पाठ में हम बात करेंगे स्वरांकन और शब्दोच्चारण की। स्वरांकन यानी इंटोनेशन, और उच्चारण या स्वरोच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। जापानी भाषा में स्वरांकन और उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए इसे अलग से इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पाठ 7, स्वरांकन एवं उच्चारण। स्वरांकन और उच्चारण ये क्या हैं? उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन यानी किसी शब्द को उसके लिखावट यानी वर्ण और मात्राओं के अनुसार सही सही पढ़ना। और स्वरांकन या इंटोनेशन का अर्थ है किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य को पढ़ते समय आवाज में उतार चढ़ाव लाकर उसे अधिक अर्थपूर्ण बनाना। उदाहरण के तौर पर हम अगर एक वाक्य लें हिंदी में, जैसे अरे तुम आ गए। इस वाक्य को हम ऐसे कह सकते हैं, अरे तुम आ गए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अरे तुम आ गए। और तीसरे तरीके से इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अरे तुम आ गए। तो वाक्य तो वही है, अरे तुम आ गए, और इसका अर्थ भी वही रहेगा, लेकिन हमने तीन अलग अलग तरीके से इसे इस तरह से कहा कि जो अपने स्वर का जो आवाज का जो उतार चढ़ाव है उस वजह से इस वाक्य का प्रभाव अधिक बढ़ गया, जो दूसरे और तीसरे बार में हमने जैसे कहा। तो ये है इंटोनेशन, कि अपने स्वर के उतार चढ़ाव से वाक्य को अधिक अर्थपूर्ण बनाना, उसे और प्रभावशाली बनाना। अलग अलग स्वरांकन से कई बार शब्द या वाक्य का अर्थ बदल जाता है या वाक्य अधिक प्रभावशाली बन जाता है। और जापानी भाषा में हम देखेंगे कि आवाज के उतार चढ़ाव से शब्द का अर्थ ही बिल्कुल बदल सकता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदी में हम अलग अलग स्वरों के लिए हम छोटी और बड़ी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानी में क्योंकि छोटी बड़ी मात्राओं में अंतर नहीं है, एक ही मात्रा से कोई भी ध्वनि को दर्शाया जाता है, इसलिए जापानी भाषा के मामले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि किस शब्द में किस तरह का इंटोनेशन लाना है। तो इसी पर हम अब बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इंटोनेशन या स्वरांकन से। स्वरांकन या इंटोनेशन में जो सबसे पहला पैरामीटर है या पहलू है वो है पिच, यानी कि स्वरोच्चारण की ऊंचाई और बल, यानी पिच, एक्सेंट एंड इंटेंसिटी। इंग्लिश ग्रामर में जिसे हम पिच कहते हैं, कई बार पिच, एक्सेंट और इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी एक ध्वनि या सिलेबल पर अधिक बल देना। जैसे हिंदी में, जैसे कि हमने कहा कि हिंदी में मात्राएं अलग अलग हैं, इसलिए इसे समझना आसान हो जाता है। हम एक वचन में दवाई कहते हैं, बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और ये हो जाती है दवाइयाँ। तो दवाई, दवाइयाँ। लेकिन दूसरे भाषाओं में जहाँ पे छोटी और बड़ी मात्राओं में अंतर नहीं है, तो वहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि उच्चारण किस तरह से किया जाएगा, किस सिलेबल पर बल दिया जाएगा और किस सिलेबल पर कम बल दिया जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं, स्टैग्नेट। स्टैग्नेट, और उसी का अगर हम संज्ञा या नाउन फॉर्म लेंगे तो वो है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेट और स्टैग्नेशन। तो आप देखिए कि स्टैग्नेट में जो पहला ए है उस पे ज्यादा बल था, स्टैग्नेट, स्टैग्नेट। जबकि स्टैग्नेशन में दूसरा जो ए है उस पे अधिक बल है, स्टैग्नेशन। तो इस तरह से अंग्रेजी में जो पिच पिच एक्सेंट है वो
वर्ब और नाउन के केस में अलग अलग सिलेबल्स पर हो गया अधिक। इसी तरह से इंपोर्ट एक शब्द है। इसे जब हम क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है तो पहला जो आई है उस पे ज्यादा बल होता है, इंपोर्ट। और जब ये एज नाउन यूज होता है संज्ञा के रूप में, तब दूसरे ओ पे, जो ओ है उस पे बल जाता है और पहला जो आई है उस पे कम बल होता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट। और जब ये क्रिया होता है तब इंपोर्ट। तो इस तरह से अंग्रेजी में भी ये पिच और इंटेंसिटी अप्लाई होता है। तो जापानी भाषा में अब हम देखेंगे कि जापानी में क्या होता है। जापानी में भी दो प्रकार के पिच हैं, हाई और लो। जैसे कि अंग्रेजी में हमने देखा स्टैग्नेट और स्टैग्नेशन के केस में कि कब हम ऊंचे पिच में बोल रहे हैं और कब नीचे पिच में, किस सिलेबल में हम निचले पिच में बोल रहे हैं। तो जापानी भाषा में भी दो प्रकार के पिच होते हैं, हाई एंड लो। एक उदाहरण लेते हैं शब्द याकी। अब देखिए इसमें या और यह है की। तो इस साइन से हम ये डिनोट कर रहे हैं कि या पे बल कम होगा, की पे बल अधिक होगा। यानी कि इस शब्द का उच्चारण होगा याकी, याकी। इसी तरह से तोरी, तोरी। इसमें री पे बल ज्यादा होगा, तो पे बल कम होगा, याकी, तोरी। अब हम इन दोनों शब्दों को अगर मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इस पे देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे ध्वनि पर बल ज्यादा है, यानी कि याकीतोरी, याकीतोरी, याकीतोरी। तो इस तरह से आप जापानी में इस तरह से स्वरों का उतार चढ़ाव होता है। तो ये एक उदाहरण है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से होता है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा अलग अलग शब्दों में कैसे होगा। तो देखिए जब हम, अगर कोई व्यक्ति जापान में रह रहा है या जापानी परिवेश में रह रहा है या ऐसे किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहां उसके आसपास जापानी लोग हैं, जापानी में बातचीत हो रही है, तो उस वातावरण में जापानी सीखना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम एक आइसोलेशन में रहकर जापानी भाषा सीख रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। जब हम अपने आसपास जापानी भाषा सुनेंगे तो वो सुनते सुनते हम उसे रप्त कर सकते हैं, वरना इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम जिस किसी भी परिवेश में हो तो जितना संभव है हमारे लिए हम उतना तो सीख ही सकते हैं। अब आप ये भी सोचें कि अगर कोई जापानी व्यक्ति हिंदी सीख रहा है जापान में रहकर किसी जापानी व्यक्ति से, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो हिंदी उतने शुद्ध तरीके से नहीं सीख पाएगा जैसा हम बोलते हैं हिंदी, या हम जैसे हमने जैसे सीखा है। तो ये सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो तमाम पाबंदियों और तमाम दायरों के बीच में रहकर हम जितना सीख सकते हैं उतना तो कम से कम हम सीखें। इसलिए इस इंटोनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने या घबराने की कोई बात नहीं है। जितना हो सकता है सुनकर हम उतना कर सीख सकते हैं। याकी तोरी। आगे बढ़ते हैं। जापानी में एक शब्द है ए। आप देख सकते हैं कि दो ए की ध्वनि है, तो ये शब्द है ए। तो इस ये उदाहरण हमने क्यों लिया? देखिए इसमें हम स्वरांकन से इस शब्द के दो अलग अर्थ निकल सकते हैं। अगर इस ए को हम सपाट या निम्नगामी स्वर में बोले तो इसका अर्थ होता है हाँ, यानी यस। तो ए, अगर हम इस तरह से बोलेंगे ए, तो इसका अर्थ होगा हाँ, यानी कि हम हामी भर रहे हैं। और इसी शब्द को अगर हमने प्रश्न सूचक स्वर में बोला ए, ए, थोड़ा सा मतलब अपने स्वर को ऊंचा लेकर ए, तो इसका अर्थ होगा व्हाट, या फिर गर्र करके जो हम इंग्लिश में जो बोलते हैं गर्र, और या फिर मस्ट आई करके जो जिसका जो अर्थ होता है तो वो होता है ऐसे ए। तो इस तरह से उच्चारण और स्वरांकन, इंटोनेशन से
शब्द का अर्थ बदल सकता है। तो ये भी एक उदाहरण है। इस तरह से कुछ और शब्दों पर हम गौर करते हैं, जैसे किरु, हाकु, आमे और हाशी। तो देखते हैं कि किस तरह से इनका अर्थ बदलता है स्वरांकन के हिसाब से। सबसे पहले किरु। देखिए, इसमें हमने दोनों तरफ दो रूप लिखे हैं, एक ही शब्द हैं, दोनों जगह आप किरु किरु देख रहे हैं। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? जो पहला शब्द है इसमें की पे अधिक बल है, रू पे कम बल है, तो ये है किरु किरु किरु। हम की को स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन रू को थोड़ा सा कम, इसका जो उच्चारण है थोड़ा सा कम कर रहे हैं। किरु मतलब काटना। और अगर हम इसको किरु बोले तो ये है पहनना। इसमें रू स्पष्ट रूप से बोला जाएगा, किरु किरु। और ये है किरु। उसी तरह से हक, हक, हक यानी झाड़ू लगाना। और अगर हम इसको हकु कहते हैं तो वो है जूते और पतलून पहनना। इसी तरह से आमे, आमे यानी बारिश, और आमे यानी कैंडी या टॉफी। हाश, हाश, हाशी मतलब चॉपस्टिक्स, और हाशी यानी पुल या ब्रिज, जिसे हम हाशी कहते हैं। तो देखिए, इनका जो लिखने का जो जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल एक है। और जैसा कि हमने कहा कि हिंदी में हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं छोटी और बड़ी मात्राओं की मदद से, लेकिन जापानी में छोटी और बड़ी मात्राओं में कोई भेद नहीं है। इसलिए शब्द बिल्कुल एक ही लिखा जाएगा। बस हमें ये समझना होगा कि किस ध्वनि पर अधिक बल देना है। तो ये अभ्यास से, और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसे आराम से सीखते चले जाएंगे। तो इसमें जैसा हमने कहा कि इसमें ज़्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है। बस आप इन बातों को, इन पहलुओं को ध्यान में रखें कि जापानी भाषा में किस तरह से इंटोनेशन से अर्थ बदल जाते हैं, या कोई शब्द या वाक्य अधिक प्रभावशाली बन जाता है। हिंदी के साथ इसमें थोड़ा सा अंतर है, मात्राओं की वजह से। हिंदी में अधिक मात्राएं होने की वजह से हम स्पष्ट रूप से उच्चारण के हिसाब से हम शब्दों को लिख सकते हैं, पर जापानी में ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि मात्राएं एक एक ही है। ई के लिए एक ही मात्रा है, आ के लिए एक ही मात्रा है, उ के लिए एक ही मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो पैरामीटर है स्वरांकन में, वो है अवधि या ड्यूरेशन, कि किसी एक ध्वनि को हम कितनी देर बोलेंगे। तो देखिए, जो अवधि है इससे भी जापानी में फर्क पड़ता है। अगर अवधि हमने कम लिया या ज्यादा लिया, उससे अर्थ कैसे बदल सकता है उस पर अब हम बात करते हैं। अलग अलग अवधि के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। एक हिरागाना अक्षर, ये हमने देखा पिछले पाठों में कि एक अक्षर यानी एक ध्वनि है। यहाँ पे मात्रा के साथ अक्षर लिखा जाता है वर्णमाला में, जैसा हम देख चुके हैं। तो एक अतिरिक्त स्वर के आते ही पूरी तरह से शब्द का अर्थ बदल सकता है। अब सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एक शब्द है ओबासान। ओबासान, ये देखिए हिरागाना में लिखा हुआ है ओबासान। ओबासान यानी आंट। अब इसमें ओबा के बाद अगर एक अतिरिक्त आ की ध्वनि लगा दी जाए तो इसको हम कहेंगे ओबासान, ओबासान। तो ओबासान यानी दादी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो आ की मात्रा या आ की ध्वनि जो अतिरिक्त लगी है, इसमें हम ओबा आसान नहीं कहते हैं, इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हम इसको ओबासान कहते हैं। जो पिछली जो ध्वनि है उसी के साथ ये जुड़ जाता है, ओबासान। ये है ओबासान और ये है ओबासान। तो एक आ का स्वर लगने से अर्थ बिल्कुल बदल गया। तो जापानी भाषा में इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वरांकन या इंटोनेशन में दो चीजें हैं, एक है पिच, दूसरा है ड्यूरेशन, यानी कि आवाज की ऊंचाई, और दूसरी है अवधि। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें जापानी भाषा जब हम बोलेंगे तो इन दोनों चीजों का
दोनों चीजों पर ध्यान रखा जाएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पहलुएं हैं स्पोकन जापानीज में। तो ये तो थी इंटोनेशन की बात। अब हम प्रोनाउंसिएशन पर भी बात करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है और जापानी भाषा में जो वर्ण हैं, जो मात्राएं हैं, तो उच्चारण का अभ्यास बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मात्राएं हैं वो हिंदी से, मात्राएं तो वही हैं लेकिन जो शब्द हैं वो अलग हैं और बहुत खुल के बोलना पड़ता है। इसलिए अब हम उच्चारण का अभ्यास करेंगे ताकि इन्हें जब आप प्रैक्टिस करेंगे जोर जोर से बोलकर आईने के सामने या किसी दोस्त के सामने या खुद अपने अकेले में कहीं पे भी आप इसको बोल बोल कर जोर जोर से बोलकर जब इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण आपका और स्पष्ट होगा। और जापानी उच्चारण बिल्कुल मुंह खोल के किया जाता है, इसको दबा कर नहीं बोला जाता। तो इसलिए अब हम उच्चारण का अभ्यास करेंगे। तो कुछ वर्णों का कॉम्बिनेशन हमने लिया है, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है लेकिन ये उच्चारण अभ्यास के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द है आ ए ओ ओ। आ ए उ ओ। आ ई ए ओ। केकी केको। काकी केको। कोकी कीको। कोकी कीके। ए ई ए ओ। ओ ई ए ओ। ओ ई उ ई। आई आऊ। हो ही हो। हो ही हे हो। साशी सुसे। सेशी सुसो। सोशी सेसो। साशी सुसे। ताचित सुते। तेची तातो। तेची तात्स। देखिए यहाँ पे तेची तात्स। तोचित सुते। तोचित सुते। नानी नुने। नेनी नुनो। नुनु नेनो। आई उ ओ। होही ही है। नोनी नीने। यायो यूयो। सासे सुसो। यायो यूयो। यायो यूयो। रारी रेरो। सुसो सासे। ताचित सुते। मामी मुमे। तोचित सुतो। मामे मिमो। मोमी मिमे। यायु यायो। रोरी रीरे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने उच्चारण की। तो ये इसमें इंटोनेशन या अलग चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये उच्चारण अभ्यास के लिए है। मात्राओं का उच्चारण और जो ध्वनियों का उच्चारण है वो सही सही से किया जाए, इसलिए ये आपको मुंह खोल के इनका उच्चारण आपको करना होगा। तो एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। आ ए उ ओ। आ ई ए ओ। केकी केको। काकी केको। कोकी कीके। ए ई ए ओ। ओ ई ए ओ। ओ ई उ ई। आ ई आऊ। हो ही है हो। साशी सुसे। सेशी सुसो। सोशी सेसो। साशी सुसे। ताचित सुते। तेचित तातो। तेचित तात्स। तोचित सुते। नानी नुने। नेनी नुनो। नुनु नेनो। आ ई उ ओ। हो ही है। नोनी नीने। यायो यूयो। सासे सुसो। रारी रेरो। सुसो सासे। ताचित सुते। मामी मुमे। तोचित सुतो। मामे मीमो। मोमी मीमे। यायु यायो। रोरी रीरे। अब हम कुछ जापानी जो उपनाम है या जो सरनेम है उनका अभ्यास करते हैं, उनके उदाहरण से उच्चारण का अभ्यास करते हैं। यामामोतो। इशिमोतो। वातानाबे। नाकामुरा। योकोहामा। फुकुशिमा। कामाकुरा। फुरुकावा। हागिवारा। फुकुमोतो। हामासाकी। आराकावा। फुजिमुरा। हिरायामा। हामामोतो। फुकुनागा। नागासाकी। हिरोशिमा। हासेगावा। कावासाकी। इचिकावा। इगाराशी। इमामुरा। कानेशिरो।
कावाबाता, कावागुची, किनोशिता, मियाहारा, मुरानाका, मात्सुशिमा, मात्सुजाकी, नाकानिशी, ओकीमोतो, साकागुची। तो इस तरह से कुछ जगहों के नाम और बाकी उपनाम ये हमने उच्चारण अभ्यास के लिए यहाँ पे इनका उच्चारण किया। तो आपसे भी अनुरोध है कि पिछला स्लाइड और इस वाले स्लाइड में जितने भी शब्द हमने उच्चारण अभ्यास के लिए दिए हैं, आप खुलकर इनका उच्चारण करें और सही सही उच्चारण करें जिस तरह से हमने किया, जिससे आपको आगे चलकर जापानी जब हम बोलेंगे, जब हम वाक्य बोलेंगे या कन्वर्सेशन करेंगे, उस समय आपको प्रोनाउंस करने में आसान हो जाएगा। अब उच्चारण अभ्यास में कुछ चीजें जापानी में जो अक्सर भारतीय लोगों से गलती होती है, उन पर बात करते हैं। देखिए, जापानी में जैसा कि हमने वर्णमाला के समय कहा था कि एक पंक्ति है, सा शी सु से सो। सा के बाद सी नहीं है, शी है। तो शी को शी ही बोले, सी ना बोले, क्योंकि भारत में कुछ प्रांतों में लोग श को स बोलते हैं, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। जापानी में अगर आप शी को सी कहकर बोलेंगे, जैसे हिरोशिमा को हिरोशिमा कहेंगे, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको शी बोलना आना चाहिए। शी को शी ही बोलना है, सी नहीं बोलना है। इसी तरह से एक वर्णमाला की एक पंक्ति है, जा जी जू जे जो। तो दूसरी जो ध्वनि है वो जी है। इसके अलावा बाकी जो चार ध्वनियां हैं वो ज से आता है, जैसे कि जा जू जे जो। तो इसे आप नुक्ता लगाकर, ज पे नुक्ता लगाकर ही आपको इसको उच्चारण करना है। आप जाजू जेजो बोलने से ये गलत हो जाएगा। तो जा जू जे जो। तो अगर आप ऐसे नहीं बोल पाते हैं तो इसका अभ्यास करें, ताकि आप जाजू जेजो ना बोलें, जाजू जेजो ही बोलें। गोजाइमस करके एक शब्द आएगा, बहुत कॉमन है, ओहायो गोजाइमस, आरिगातो गोजाइमस। तो जब गोजाइमस आप बोलेंगे तो आपको जा बोलना है, गोजाइमस नहीं बोलना है। बहुत से भारतीय लोग ऐसे बोलते हैं गोजाइमस, तो वो सही नहीं है, गोजाइमस वो शब्द है। तो जाजू जेजो को जाजू जेजो ही बोले, जाजू जेजो ना बोले। और सिर्फ जी एक ऐसा है इस पंक्ति में जिसे आप जी बोलेंगे, इसे इससे बोलते समय आप जी नहीं बोलेंगे। तो इन तीन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, बाकी जो ध्वनियां हैं वो आप आसानी से, जो भारतीय लोग हैं वो उच्चारित कर सकते हैं। बस ये तीन चीजें हैं जिनमें अक्सर गलतियां होती है। तो इन तीनों चीजों पर ध्यान देना उच्चारण की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो ये आज का पाठ था जिसमें हमने स्वरांकन और उच्चारण के बारे में जाना। और अब आपको समझ में आया होगा कि जापानी भाषा को बोलते समय इनका क्या महत्व है, इनको किस तरह से ध्यान में रखना है। और एक बार फिर से हम वही बात बताएंगे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना सीख सकते हैं उतना ही सीखें। अगर जापानी वातावरण में हम नहीं हैं तो ये मुश्किल है, ये किसी भी भाषा के लिए मुश्किल है, जापानी लोगों के लिए भी हिंदी सीखना उतना ही मुश्किल है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा चिंता ना करें और इन पाठों को आप आराम से देखते समझते चले जाएं और अपने नोटबुक में अभ्यास ज़रूर करें। तो अगले पाठ में हम हिरागाना शब्दावली की चर्चा करेंगे, यानी हम वाक्यों की शुरुआत करने से पहले जो प्रचलित शब्द हैं जापानी भाषा के, उन पर नजर डालेंगे, ताकि जब हम वाक्य रचना जब हम करें, तब हमें हमारे पास शब्दों का एक भंडार हो जिनका प्रयोग करते हुए हम वाक्यों को बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें। तो आज बस इतना ही। पाठ 7 अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, सायोनारा।